Hello, good afternoon, and welcome to Mahra classes. I am Shalini Joshi, your political science educator. So, first of all, I would like to welcome you all on our platform. First of all, आपको मैं बता देना चाहती हूँ, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और जो आज का हमारा सेशन होने वाला है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस का 2024 का जो आपका पेपर हुआ था एमपी सेट का, उसको हम आज डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको बेसिक एक जो पैटर्न चला आ रहा है आपका अबाउट योर एमपी सेट एग्जामिनेशन, और ये समझ पाएंगे आपकी किस तरीके से ये आपका एग्जाम कंडक्ट होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंटली आपको समझना है। उन सभी पर हम आज के सेशन में, आज के हम क्लास में बात कर लेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, प्रॉपरली विजिबल हो जाए। हम आप अगर एमपी सेट पॉलिटिकल साइंस के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एमपी सेट के एग्जामिनेशन में, इसको अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सीरियस हैं अबाउट योर स्टडीज, आपको चाहते हैं कि जो एमपी सेट है, जो आपका 11 जनवरी, आपको जैसा पता होगा इसकी विज्ञप्ति आई थी, इसके रिलेटेड रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने बना चुकी हूँ, जिसमें आपको मैंने पूरा होल सिलेबस जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसके बारे में आपको समझा दिया है, और किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन जो कि मेहरा क्लासेस है उस पर किस तरीके से हम कोर्स को कवर कर रहे हैं, हर एक यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। प्लीज अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज को लेकर, और जैसा कि आप पास में बहुत ही कम समय है, 11 जनवरी आने में आपके पास में बहुत सीमित समय है जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना है, तो आप एमपी सेट के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारा बैच ले सकते हैं मात्र 2999 में। 2999 में आपको यहाँ पर हम अवेलेबल करा रहे हैं पूरा फुल कोर्स ऑफ एमपी सेट पॉलिटिकल साइंस बाय मी, यानी कि शालिनी जोशी। आप अपना एनरोल करने के लिए मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दूंगी जिस पर आपको कॉन्टेक्ट करना है, और जो कोर्स के फीचर्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपको कोर्स के अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। हम आपको लाइव लेक्चर्स दे रहे हैं, लाइव लेक्चर्स के साथ में आपको हम डाउट सेशन दे रहे हैं, डाउट सेशन भी देंगे जिसमें आपको कोई भी अगर डाउट रहता है अबाउट योर सिलेबस, कोर्स डिटेल्स, यानी कि जो भी आपसे आपको स्टडी कराया गया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दी जा रही है आपको, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे, और जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज है वो आपको पढ़ाई कराएंगी हर एक सब्जेक्ट के लिए। हमारे पास में आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 2999 में आपको पॉलिटिकल साइंस का कोर्स मिल रहा है। आपको सारे एमसीक्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपके पीवाईक्यूज है ना, इन सभी के लिए हम आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन यानी कि मेहरा क्लासेस के ऐप पर पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। बिना देर किए आप इस कांटेक्ट नंबर जो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, इस कांटेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9200। मैं बोल भी देती हूँ जिससे कि आपको राइटिंग अगर समझ नहीं आती है तो आपको आ जाएगा 92009258, है ना, 9258। लास्ट में है आपका 30। ये आपका कांटेक्ट नंबर है जहां पर आप कांटेक्ट कीजिए, जल्दी जल्दी से एमपी सेट का कोर्स लीजिए, बिकॉज ऑफ टाइम बहुत ही लिमिटेड टाइम है, और हमारा जो ऑफर है हमारी एप्लीकेशन पर भी वो ही लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। जो आपका एग्जाम है 11 जनवरी की डेट आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिए, 2026 डे भी मैं बता देती हूँ, आपका संडे पड़ रहा है जिसमें कि आपको एग्जाम देने जाना होगा, है ना। आप बिना देर किए कोर्स लीजिए। अब मैं आज के सेशन पर आ जाती हूँ जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट योर 2024 का एमपी सेट पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर आपका कंडक्ट कराया गया था उस पर आ जाते हैं, जिसमें कि फर्स्टली क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सेट ए है ना। जिन भी स्टूडेंट्स ने इसको दिया होगा या जो आप देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंटली बता देना चाहती हूँ, ये बहुत लिटरली ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपके बहुत ज्यादा रिपीटेड हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस आने वाले एग्जामिनेशन में। पीवाईक्यू का महत्व यही है कि आपको पुराने जो ईयर्स में जो ट्रेंड चल रहा है, यानी कि एक कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, आपकी कंडक्टिंग बॉडी जो कि आपका एग्जाम कराती है वो किस तरीके के पैटर्न के थ्रू आपसे क्वेश्चंस
करती है, उनको आप समझ लेंगे तो आप उसको क्रैक करने में, यानी कि आपको उसको क्रैक करने में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। ये कथन किसका है? सॉरी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही ये। लिबर्टी इज नेवर रियल अनलेस द गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड टू अकाउंट, यानी अकाउंटेबिलिटी की बात कौन कर रहा है? ये यहाँ पे आपको कीवर्ड्स, मैंने क्लासेस में भी बताया है कि आपको हमेशा ही कीवर्ड्स पर फोकस करना है ना। नेवर रियल, लिबर्टी इज नेवर रियल अनलेस द गवर्नमेंट कैन कॉल्ड टू अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी की बात यहाँ पर कौन से थिंकर कर रहे हैं? इसका फर्स्टली आंसर बता देती हूँ मैं आपको। 51 का आपका आंसर हो जाएगा राइट, जो कि है आपका एच.जे. लास्की, हेरोल्ड लास्की, है ना। इनका नाम आपने सुना ही होगा, और लिबर्टी के बारे में बड़ी बड़ी डेफिनेशंस भी इन्होंने दी हैं। लिबर्टी क्या होती है इसके बारे में भी ये बताते हैं, और इन्होंने सरकार को जवाबदेही के रूप में बताया गया है। इनने कहा है कि जब तक कि सरकार जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी नहीं ले लेती, तब तक आप कभी भी एक वास्तविक स्वतंत्रता को फील नहीं कर पाएंगे। लिबर्टी इज नेवर रियल, जब तक रियल नहीं होगी जब तक कि आपकी अकाउंटेबिलिटी सरकार ना ले ले, है ना। उन्हीं के अंडर में आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो, और वो आपकी अनरियल ना होकर रियल लिबर्टी होगी, सॉरी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जाती है। जॉन लॉक को अगर आप एलिमिनेट करें, जॉन लॉक, जेरमी बेंथम और रॉल्स, ये तीनों ही आपके नेचुरल जो आपकी प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट से बिलोंग करते हैं। ये आपके बात करते हैं अबाउट योर प्राकृतिक अधिकार। ये कभी भी लीगल की तरफ नहीं बढ़ेंगे, गवर्नमेंट की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये प्राकृतिक अधिकारों में बिलीव करते हैं। तो आप इनको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि सरकार की बात की अगर हम बात करें तो ये लास्की आपके इस तरफ जाते हुए हमको दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें तो 52 में हम जाएं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। जेम्स ब्राइस ने 4 प्रकार की समानता का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से उनकी जो उनने बताई है उस स्वतंत्रता में से नहीं है? यानी उनने जो भी अपने थ्योरी में स्वतंत्रता के बारे में 4 प्रकार से डिस्कशन किया है, स्वतंत्रता बोल रही हूँ, सॉरी, समानता के बारे में जो डिस्कशन किया है जेम्स ब्राइस ने, उनमें कौन सी एक शामिल नहीं है? तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 52 में आंसर हो जाएगा आपका डी। 52 में आपका कानूनी समानता की बात यहाँ पर जेम्स ब्राइस नहीं करते हैं। उन्होंने नागरिक समानता की बात की है, और उन्होंने राजनीतिक समानता की बात की है, प्राकृतिक समानता की बात की है, लेकिन उन्होंने कानूनी समानता की बात नहीं की है। यही आपका राइट आंसर होगा। ये तीनों ही आपके रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर नहीं शामिल है वो पूछा गया है। सिविल इक्वालिटी की बात की है उन्होंने, पॉलिटिकल, नेचुरल, यहाँ पर ये लीगल इक्वालिटी की जगह उन्होंने सोशल की बात की है, सामाजिक, है ना। सामाजिक समानता की बात यहाँ पर जेम्स ब्राइस करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। तो आप फोकस करिए कि अगर नहीं पूछा है तो उसको गौर करके आपको पढ़ना होगा। लिटरली नहीं या हाँ में ही आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि आप जब क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आप जल्दी जल्दी के चक्कर में उस क्वेश्चन को मिस आउट कर जाते हैं। 53 पर आ जाते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित में से किसे काल्पनिक समाजवादी नहीं माना जाता है? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज यूटोपियन सोशलिस्ट। ये एक आपका कॉन्सेप्ट है यूटोपियन सोशलिस्ट का, जो कि आपके मार्क्सवादी थिंकर की हम अगर बात करें तो मार्क्सवादी थिंकर जो हैं वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है ना। जो रियलिस्टिक बातें करते हैं वो क्रांति की बात करते हैं, सडन क्रांति हो जाएगी, और जो बुर्जुआज है उनको उखाड़ फेंक देंगे, श्रमिक वर्ग की तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप हो जाएगी। इस तरीके की थ्योरीज जो आपकी मार्क्सवादी विचारधारा में दी गई हैं। आप सभी ने मार्क्सवादी विचारधारा पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो हमारे सिलेबस में आपको कवर कराई जा रही है, सो ज्वाइन कीजिए फटाफट से। काल्पनिक समाजवादी यानी कि आपका यूटोपियन सोशलिस्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्सवाद ने इनको ये संज्ञा दी है, जिसमें कि आप देखेंगे रॉबर्ट ओवेन का नाम है, आपके डेविड मैक्लिलन है, चार्ल्स फूरियर है, पीजे प्रधान है। तो अगर आप एलिमिनेट की ओर बढ़ेंगे, आपको सबसे पहला काम यही करना है, जब भी कंफ्यूजन हो, नाम एक जैसे लगे, तो आपको पहली मेथड यूज करनी, वो है एलिमिनेशन। आप एलिमिनेट कीजिए आंसर्स को। रॉबर्ट ओवेन का नाम तो आपके यूटोपियन सोशलिस्ट में आता ही है। 53 का अगर आप आंसर देखेंगे तो बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डेविड मैक्लिलन, ये इसका राइट आंसर है। और ये बिलोंग करते हैं आपके मार्क्सवाद से, मार्क्सिस्ट थिंकर हैं ये, जबकि चार्ल्स फूरियर और पीजे प्रधान आपके
अर्ली सोशलिस्ट थिंकर यूटोपियन सोशलिस्ट कंसिडर एज मार्क्सवाद, यानी कि कंसिडर एज मार्क्सवादी विचारधारा ने इनको कंसिडर किया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पीवाईक्यू डिस्कस करने का मेन रीजन यही है कि आपको परीक्षा का जो पैटर्न है या जो आपका एमपी सेट में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको वो पूरा ट्रेंड पता चल जाए और आप इसके अकॉर्डिंगली हर यूनिट वाइज अपने अपने क्वेश्चंस को पता कर पाए, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। इसलिए मैं आपको इस डिस्कशन सेशन में आपके लिए स्पेशली अरेंज किया है, जिसमें कि आपको मैं बता रही हूँ हर एक क्वेश्चन की डिटेलिंग में डिस्कशन हो रही है यहाँ पर। तो एंथनी डी क्रिस्पिग्नी जो कि शक्ति सिद्धांत को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा उस श्रेणी का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर भी आपको नहीं पर फोकस करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही आपका कॉमनली या देखने को मिल रहा है, वो है नहीं, क्योंकि नहीं पर हम ध्यान नहीं देते हैं। सो इसलिए इस तरीके से कई बार हमारे क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते हैं और आपके 2 नंबर यानी 2 मार्क्स डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे आपके, अगर आपने फोकस या ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। सो कोर्सिव पावर, यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो क्रिस्पिग्नी है, एंथोनी डी क्रिस्पिग्नी बात करते हैं 6 तरह की आपकी रिलेशनशिप, पावर रिलेशनशिप की, है ना। 6 कैटेगराइज इन्होंने 6 टाइप से इसको किया है, क्लासिफाई किया है। तो नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब कि जो उन्होंने कैटेगरी बताई है उसका पार्ट कौन सा नहीं है। तो कोर्सिव पावर की बात यहाँ पर वो करते हैं। रिएक्शनल पावर की बात भी एंथोनी डी क्रिस्पिग्नी ने की है। यहाँ पर आपकी अट्रैक्टेंट पावर यानी कि आकर्षक शक्ति की बात भी यहाँ पर करते हैं। ये जबरन या जबरदस्ती हम इसको कह सकते हैं। दबावपूर्ण यहाँ पर बात कर सकते हैं, दबावपूर्ण, है ना। और यहाँ पर ये प्रतिक्रियात्मक, है ना। अब यहाँ पर हम एलिमिनेट करते हैं तो ये डिक्टेटोरियल पावर की यहाँ पर बात की जाए, यानी कि तानाशाही, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर निकलकर सामने आता है, जिसमें कि बात नहीं की गई है। ये तीनों पावर की बात की गई, इसके अलावा 3 पावर्स और हैं जिसको मैं आपको बता देती हूँ। कोर्सिव यहाँ पर दिया गया है, रेशनल दिया गया है, यहाँ पर इंडक्टिव नहीं मेंशन है, यानी कि आगमनात्मक, इंडक्टिव, ये इस बारे में भी बात इन्होंने की है। ये आपकी 4th हो गई। 5th में अगर आप हम जाएंगे तो 5th इन्होंने बात की है आपकी परसुएसिव पावर की भी बात यहाँ पर ये करते हैं, परसुएसिव, है ना। परसुएसिव पावर की है। 6 में अगर देखते हैं तो एक और इन्होंने बात की है, वो पावर है इम्पेडिमेंटल, यानी कि प्रतिबंधात्मक पावर की बात भी यहाँ पर ये करते हैं और कहते हैं कि ये 6 तरह की कैटेगरीज इन्होंने आपकी क्लासिफाइड की है पावर रिलेशनशिप के बारे में। आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड काम आएगी। डिक्टेटोरियल पावर यानी कि तानाशाही प्रकार की शक्ति के बारे में क्रिस्पिग्नी ने बात नहीं की है। इनको अच्छे से याद रखिए, ये नया नाम है आपके लिए भी, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये नाम आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 55 में अगर आप देखें तो न्याय के ऊपर क्वेश्चन है। न्याय एक शाश्वत या पूर्ण अवधारणा है और सत्य की तरह ये अपरिवर्तनीय अचूक है, कुछ विशिष्ट नियमों द्वारा शासित होता है। न्याय के इस विचार को कौन समर्थन करता है? यहाँ पर नाम आपको दिए गए हैं, प्लेटो, अगस्टीन, एक्विनास, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं 55 का राइट आंसर बता देती हूँ, जो कि आपका आंसर नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। आप अगर देखेंगे तो प्लेटो ने भी न्याय का अपना एक बहुत ही अच्छी और पावरफुल थ्योरी दी है, जहां से सारे सिद्धांत डिराइव्ड होते हैं। अगस्टीन भी बात करते हैं अपनी थ्योरी में, एक्विनास ने भी इसकी बात की है। तो प्लेटो जहां न्याय को सत्य का हित साधन मानते हैं, सत्य की बात करते हैं, जहां पर प्लेटो कहते हैं कि कार्य विशिष्टीकरण होना चाहिए, इस तरीके का न्याय का अपना सिद्धांत यहाँ पर ये देते हैं, जिसमें कि जस्टिस इज एन अटर्नल एब्सोल्यूट, आपका ट्रूथ, अनचेंजेबल, इनफ्लेबल, या फिर गवर्न बाय सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स की बात अगर करते हैं ये जस्टिस की थ्योरी में, तो ये सारे ही थिंकर्स आपके सही हो जाएंगे और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर निकलकर सामने आ जाता है। 56 क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाते हैं, जिसमें कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व के जो सोशल डायमेंशंस की बात किसके न्याय सिद्धांत में की गई है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर न्याय सिद्धांत के क्रम से ही अगर आप देखें
तो दो क्वेश्चन एक के बाद एक आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर न्याय का जो सिद्धांत है जिसमें कि सोशल डायमेंशंस की बात या सोसाइटल डायमेंशंस की बात कौन से थिंकर करते हैं, आप चार नाम देख सकते हैं, एरिस्टोटल, रॉल्स, मार्क्स, हॉब्स। अब आपको इसमें भी देखना है कि इन सभी ने अपने अपने आपके जस्टिस की थ्योरीज दी हैं। आपको बहुत ही करीबी तौर पर देखने मिलेंगे, सामाजिक आयाम से नाम जुड़ता है आपका रॉल्स का। ये बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, जो कि सोशल यानी सोसाइटी में किस तरीके से जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनको आगे लाने की बात रॉल्स यहाँ पर करते हैं। वहीं अरस्तु जो बातें हैं न्याय के सिद्धांत में करते हैं, वो दो तरीके का न्याय बताते हैं। और मार्क्स ने तो अलग ही एक क्रांतिकारी बात, अपने विचार दिए गए हैं इसको लेकर, न्याय को लेकर, जहां पर वो कहते हैं कि दो वर्ग होंगे, हर एक उसमें युग में इन्होंने दो वर्ग बताए हैं, और एक वर्ग शोषण करता है, दूसरा शोषित होता है। तो इस तरीके से न्याय जब होगा जबकि आप समाजवाद की स्थापना कर देंगे, समाजवाद ले आएंगे, यहाँ पर सब समान होंगे, इस तरीके की बातें मार्क्सवाद में की गई है। हॉब्स ने भी बात की है न्याय में, इन्होंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो किस तरीके से अपना न्याय का उपयोग कर सकता है, और जो व्यक्ति शक्तिहीन है उस तरीके से उसका शोषण होता है। इस तरीके की बात यहाँ पर की गई है। सो आगे बढ़ जाते हैं, इसका राइट आंसर आपको रॉल्स होगा 56 का। 57 पर हम आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक लोकतंत्र की बात, यह जो शब्द है किसने गढ़ा है? रुडोल्फ पहला नाम। दूसरा ऑप्शन है मार्क्स एंगल्स, सिडनी बर्वा और बीट्राइटस वेव, या एलिनोर और विंसेंट ऑस्ट्रोम। ये कुछ नाम जो दिए गए हैं आपको ऑप्शंस में। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, रुडोल्फ या फिर सिडनी बीट्राइटस वेव। ये जो नाम है ये तो टोटली अलग ही जा रहा है, जिसको कि आपको थोड़ा हो सकता है आपके दिमाग से स्किप हो जाए। लेकिन इसका राइट आंसर जो हम देखें 57 का अगर देखें तो इसका राइट आंसर सी होगा, सिडनी और बीट्राइटस वेव। इन्होंने ये जो औद्योगिक लोकतंत्र, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात यहाँ पर इन्होंने की है, और इस तरीके की थ्योरी इन्होंने प्रोवाइड की है हमें पॉलिटिकल साइंस में। 58 पर अगर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर, जिसमें कि पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और उसकी पुस्तक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको जो फॉलोइंग ऑथर्स दिए गए हैं और उनकी बुक्स दी गई हैं नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि जो सही तरीके से आपकी मैच नहीं है उसको देखना है। जॉर्ज केली की बुक दी गई है द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, जेएस मिल की दी गई है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, शीला रोवथम की बुक दी गई है वेब्स ऑफ फेमिनिज्म। सो ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। जॉर्ज केली की बुक राइटली मैच्ड है आपकी, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की भी बहुत ही फेमस और नॉन बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि फेमिनिज्म की सपोर्टर में बहुत ज्यादा बुक लिखी गई। ये बहुत बड़ी आपकी नारीवादी विचारक हैं मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। वहीं पर जेएस मिल जिन्होंने नारीवाद के संबंध में अपने बहुत विचार दिए हैं सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में। शीला रोवथम की अगर बुक की बात करें तो ये जो आपकी रॉन्गली मैच्ड है ये बुक आपकी, ये राइट आंसर निकलकर सामने आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे उत्तर आधुनिकतावाद का अग्रदूत माना जाता है। इसमें चार ऑप्शन यानी कि थिंकर्स के नाम ही दिए गए हैं। आप देख सकते हैं हमने जब से स्टार्ट करा है हमारा सेशन, उसमें थिंकर्स के नाम, उनकी बुक्स, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आप इनको एनालाइज कीजिए, अपने आप की जो एनर्जी है, आपकी पढ़ाई की जो डायरेक्शन है उसको सही दिशा दीजिए, और अपने जो एम है आपका एमपी सेट क्वालिफाई करने का और एक एलिजिबिलिटी लेने का, उसको पूरा कीजिए। उत्तर आधुनिकतावाद का जो आपका प्रीकर्सर पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर कौन को माना गया है ये पूछ रहे हैं। इसका आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रेडरिक नीत्शे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, माइकल फूको आपके रिलेटेड टू है, पावर यानी कि शक्ति से रिलेटेड है। मार्टिन हिडेगर का नाम भी यहाँ से उत्तर आधुनिकतावाद से नहीं जोड़ा गया है। जेकस डेरिडा ने बहुत ही ज्यादा आपका डिकंस्ट्रक्टिविज्म से यानी कि संरचनावाद से ये जुड़े हुए हैं, तो जेकस डेरिडा भी इसके समर्थक नहीं होंगे, जबकि फ्रेडरिक नीत्शे का नाम आपका पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर में आता है। उत्तर आधुनिकतावाद में इनका नाम देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, उसमें अल्पतंत्र का लौह नियम,
या कानून का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इसमें आपको ये सारे जो थिंकर्स दिख रहे हैं, जो एलिटिस्ट थ्योरी के ही थिंकर्स हैं, C.W. मिल्स, जी मॉस्का, बी पेरेटो, आर मिशेल्स, यानी कि रॉबर्ट मिशेल्स। यहाँ पर बहुत कॉमनली या डेफिनेट आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो है आर मिशेल्स। इन्होंने ही अपनी एलिटिस्ट थ्योरी दी है, जिसमें कि इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट दिया है ना। इसको आप समझ लीजिएगा, ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अभिजनवादी जो सिद्धांत है आपका, उसको समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये सारे हर एक क्वेश्चन पेपर में या हर एक ईयर में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो अभिजनवादी सिद्धांत है, इसमें 4 से 5 थिंकर्स के नाम बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। 4 थिंकर्स तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इनकी अपनी अपनी थ्योरी है अबाउट योर अभिजनवादी सिद्धांत। पेरेटो ने अलग दिया है, मॉस्का ने अलग, मिल्स ने अलग, मिशेल्स ने अलग। तो इनको आपको कवर करना होगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, जिससे कि आपको कहीं कोई डाउट ना आए क्वेश्चन सॉल्व करते समय, या आप जब भी थ्योरी कवर करते हैं तो उसमें इन ईयर्स को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जिसमें कि 61 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से उस सही विकल्प को चुनिए जो रूसो द्वारा लिखित पुस्तकों उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाने के लिए दिया गया है ना। सो सबसे पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 61 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी में दिया गया है फर्स्टली आपकी बुक जो दी गई है थर्ड, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, इसकी ये बुक का पहला क्रम है। और सेकंड वाली जो आएगी इसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया गया है रूसो द्वारा, सामाजिक समझौता, है ना। इसके बाद में आपकी बुक आ जाएगी अगली, जो फर्स्ट वाली आपकी यहाँ पर दी गई है द इमाइल, और लास्ट में आपकी लेटर्स दी ला मोन्टेन। ये इसका जो है आपका क्रम हो जाएगा सभी बुक्स का, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाने के लिए पूछा गया है। इन बुक्स का आपको क्रम भी याद रखना है, इनकी क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है, क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। सो मैं आपको बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कि 62वें नंबर का क्वेश्चन जो है 2 कॉलम में आपको मैच करने के लिए दिया गया है। न्याय पर आपके जो स्टेटमेंट्स हैं और दूसरे कॉलम में आपको राजनीतिक फिलोसोफर के नाम दिए गए हैं। दोनों ही कॉलम के आधार पर आपको मिलान करना है कौन सा दार्शनिक किस तरीके का स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सो न्याय शक्तिशाली का हित साधन है, दैट मीन्स जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर, यानी कि जिस शक्तिशाली का हित साधन की बात आपका कौन कर रहे हैं। सबसे पहले तो 62 क्वेश्चन नंबर 62 में आंसर हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा डी, है ना। डी आंसर होगा, यानी कि तीसरे में आपका पहले में आपका आ जाएगा तीसरा, न्याय शक्तिशाली का हित साधन थ्रेसीमेकस कहते हैं, है ना। दूसरा अगर आप देखें बी में आपका फर्स्ट आ जाएगा। पॉलीमार्कस ने ये वक्तव्य दिया है, न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में ही न्याय है, और न्याय एक कृत्रिम वस्तु मानी गई है ग्लाइकॉन द्वारा। ग्लाइकॉन ने कहा है कि बस ये एक कृत्रिम वस्तु है, परंपरा की ही उपज है। जस्टिस इज एन आर्टिफिशियल थिंग मानी है आपकी ग्लाइकॉन ने। सो आगे बढ़ जाते हैं, इसका आंसर राइट जो आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 पर आ जाते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, जो इनकी थ्योरी ऑफ आपकी बुक से रिलेटेड है ना, थ्योरीज जिसमें दी गई हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा रचित निम्नांकित ग्रंथ में कौन सा जो उनका ग्रंथ है जो कि 2 पार्ट्स में आपका पब्लिश होता है, आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर पहले मैं आपको टिक कर देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इनकी बुक हो जाएगी, जो कि आपकी 2 पार्ट्स में इनको पब्लिश्ड हुई थी। इसके 2 वॉल्यूम्स आए थे, यानी कि इसके और भी संस्करण या एडिशंस आए हैं, लेकिन इसके मेनली 2 एडिशन की यहाँ पर पूछा गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जेएस मिल की जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक है, उसका पहला संस्करण 1848 में आता है। फर्स्ट की बात करें 1848 में आता है। सेकंड संस्करण की अगर हम बात करें इसका, तो 1849 में आता है। और इसका जो लास्ट संस्करण की है बात, लास्ट यानी कि जो इसका 7th एडिशन था, वो आपका आता है 1871 में, है ना। 1871 में इसका लास्ट एडिशन आता है, जो कि इनका अंतिम इसको माना गया है ना। जो इनकी जो एक सीरीज चल रही थी उसका अंतिम पड़ाव या अंतिम आपका जो कह सकते हैं एडिशन जो था, वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का 7वां संस्करण था, 1871 में पब्लिश हुआ था। ईयर इनके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए। 64th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64,
क्या पूछा जा रहा है? मार्क्सवादी चिंतन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इनमें से किससे प्रेरित होकर लिया गया था? 64 का आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 64 में आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रिटेन का राजनीतिक अर्थशास्त्र का ज्ञान, यहाँ पर जो मार्क्सवाद की बात की जा रही है, तो जो एक आइडियोलॉजी के रूप में मार्क्सिज्म डेवलप हुआ है, ये फिलॉसफी कहाँ से डिराइव्ड हुई है, कौन सा इसका प्रेरणा स्रोत रहा है या इंस्पिरेशन रहा है, तो वो आपसे पूछा गया है। जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है आपका मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंतर्गत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी कि द्वंद्व की बात यहाँ पर की गई है, किस तरीके से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में डेवलपमेंट होता जाता है और जो इनकी थ्योरी बात करती है वो कहाँ से ली गई है, इसके बारे में। ब्रिटेन का राजनीतिक अर्थशास्त्र का ज्ञान, इसका आंसर नहीं हो सकता है। फ्रांस की क्रांतिकारी परंपराएं भी ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनको आप एलिमिनेट कीजिएगा आसानी से। आपको जर्मन में जो दर्शन विकसित हुआ था, जो कि क्लासिकल फिलोसफी डेवलप्ड हुई थी जर्मनी में, वहां से ये आंसर वहां से आपकी मटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है मार्क्सिस्ट फिलोसोफर्स ने, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें थॉमस हॉब्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले, राजनीतिक विचारों के उनके संदर्भ में निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पर फोकस कीजिएगा। आई एम रिपीटिंग इट सो मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। थॉमस हॉब्स के अनुसार राजतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। हाँ, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, हॉब्स के विचार अगर आपने पढ़े हैं, उन्होंने बताया है कि जो राजतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ शासन है, क्योंकि और जो शासन पद्धतियां हैं वो उतनी स्थायी नहीं होती हैं। राजा ही शासन करे तो राजा को ही अपने सारे अधिकार जो हैं, व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया, सारे अधिकार किसको दे दिए? राजा को दे दिए, और राजा ही शासन कर रहा है। जो हॉब्स का आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग, तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति इसकी बात इसमें की है। हॉब्स संप्रभु कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं है, मतलब जो कि हॉब्स बात करते हैं आपकी, द सोवरेनिटी इज नॉट रेगुलेटेड बाय द लॉज, यानी कि ये सर्वोच्चता की बात करते हैं यहाँ पर। हॉब्स कहते हैं जो आपका संप्रभु है वो किसी भी कानून या किसी भी लॉ के अंडर में काम नहीं करेगा, वो सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है, वो निरंकुश उसको इन्होंने माना है। इस तरीके से हॉब्स ने संप्रभु को किसी भी कानून के अंतर्गत नहीं माना है। उनके अनुसार शासन में अस्थिरता लोकतंत्रात्मक शासन की समस्या है। वो क्यों सपोर्ट करते हैं आपके राजतंत्रात्मकता को और वो विरोध करते हैं लोकतंत्रात्मकता, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम इनस्टेबिलिटी, जो रीजन मान रहे हैं वो है इनस्टेबिलिटी इज द प्रॉब्लम इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों नहीं अपनाते हैं वो इसको? क्योंकि जो अस्थायी रूप से हम देखें, अगर लोकतंत्र की बात करें तो बहुत ही अस्थिरता उसमें पाई जाती है। जनता कभी भी बगावत कर सकती है, जनता कभी भी आपको निरंकुशता के तौर पर हटा सकती है, शासन में गड़बड़ी या अस्थिरता पैदा कर सकती है, इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन को हॉब्स ने अनुचित माना है। सभी धर्माधिकारी राजकीय कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं। ये देखिए, यहीं पर आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मिल जाता है। ये तीनों ही सही यहाँ पर गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमको बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है। तो इनकी बात तो हॉब्स करते हैं, ये सभी सही हैं, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन पर आप गौर करेंगे तो ये आपका गलत हो जाता है। सभी धर्माधिकारी राजकीय कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि ये कहते हैं ऑल द रिलीजियस अथॉरिटीज आर बाउंड टू ओबे स्टेट लॉज, यानी कि जो भी राजतंत्र के अंतर्गत शासन में जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं उन सभी को हर एक नागरिक को फॉलो करना है जो कि स्टेट में रहता है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जो भी आपके धर्माधिकारी हैं इससे उनको स्टेट के लॉज नहीं मानने हैं? ऐसा नहीं है। हॉब्स के अनुसार आपको जो भी नागरिक है जो राजतंत्र के अंतर्गत रहते हैं उन नागरिकों को स्टेट द्वारा बनाए गए लॉज को फॉलो करना होगा। आई थिंक क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, और आप फुल डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, फुल कोर्स चाहते हैं, एक एमपी सेट का स्ट्रक्चर्ड कोर्स अगर चाहते हैं तो मेहरा क्लासेस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लासेस, आपकी टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं। बिना देर की आप कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं बता देती हूँ जानकारी के लिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सारे नोटिफिकेशंस अबाउट योर एग्जामिनेशन, सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो कि आपको इसकी लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जहां से आप इसको
ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को, और साथ में आप हमारी क्लासेस को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर और कोर्स से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 66 नंबर, जो कि लॉक के राज्य की प्रकृति के बारे में क्वेश्चन आपसे करता है। नेचर ऑफ लॉक स्टेट, यानी कि जो नेचर आपकी लॉक के द्वारा बताई गई स्टेट है, राज्य की प्रकृति के बारे में बताई गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सीमित राज्य था, क्या लॉक ने बात की थी राज्य की प्रकृति की वो सीमित थी? वैधानिक राज्य था, सहिष्णु था, या उपयुक्त सभी? आप विचार करेंगे, जो लिमिटेड स्टेट की बात तो हमेशा से ही लॉक कर रहे हैं। स्टेट को फुल्ली ये गवर्न नहीं करने देना चाहते थे, ये सिर्फ इसलिए स्टेट बनाना चाहते थे क्योंकि जो नेचुरल राइट की इन्होंने जो थ्योरी दी है उनमें उसमें लॉक ने बताया है कि जो नेचुरल राइट थे, प्राकृतिक अधिकार थे, जो कि व्यक्तियों को प्रकृति द्वारा ही प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन जब इन नेचुरल राइट्स की बात आती है तो इन नेचुरल राइट्स में आपकी ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जहां पर जो कोई कानून बना सके, यानी इनको आवश्यकता थी व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर बात की कि हमको एक कोई सी ऐसी बॉडी हो जो इनके लिए स्टेट था, एक ऐसी बॉडी हो जो कि कानून बनाए, जिसके अंडर में सब लोग रहें और सारा कार्य सुचारू रूप से चले और नेचुरल राइट्स भी आपके बने रहें। इस तरीके की बात लॉक यहाँ पर अपनी थ्योरी नेचुरल राइट्स में करते हैं, या स्टेट की प्रकृति के बारे में करते हैं। स्टेट बनेगा क्योंकि लॉ मेंटेन करने थे, ऑर्डर्स मेंटेन करने थे, इसलिए इसको बनाया गया था। तो लिमिटेड स्टेट की बात यहाँ हो गई। लीगल स्टेट की बात यहाँ पर ये करते हैं या नहीं? हाँ, ये लीगल स्टेट बात करते हैं। टॉलरेंट, सहिष्णु होना चाहिए राज्य को, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट आंसर आपका निकलकर सामने आ जाता है अबाउट द नेचर ऑफ लॉक्स स्टेट, है ना। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है आपसे? कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ में, जो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स जो कि फ्रेंड्स थे, इन्होंने मिलकर अपने साथ में एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, जिसमें कि इन्होंने उन मैनिफेस्टो की बात की गई थी, या जो एक पत्र जारी किया गया था आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से लिखा गया था, उसमें इन्होंने बात की थी उन लोगों के अधिकारों के बारे में, और मजदूर वर्ग को इन्होंने संबोधित इसमें किया था। इसको आपको ईयर बताना है, ये कब आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत फेमस ज्यादा इनका ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, अधिकार या घोषणा पत्र इसको हम कहेंगे, और इसमें इन्होंने कम्युनिस्ट के बारे में बात की थी। तो 1840, 1842, 1848, 1846, बहुत ही इसका डेफिनेट आंसर आपका 1848 आ जाएगा, क्योंकि ये बुक यहीं पर प्रकाशित होती है और ये ईयर इसके लिए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये, और इसको समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ईयर्स को याद करना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, हम बात कर लेते हैं। मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी आपको फोकस करना है नहीं पर। सो इंग्लिश में रीड कर लेते हैं एक बार। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। She is considered to be the founder of modern women rights movement in the Western world. She authored a vindication of the rights of women, which is considered a classic work of feminism. She was a Marxist feminist. She wrote the right of men defense of the French Revolution. यानी कि जो मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि वे पश्चिमी देशों में आधुनिक नारी अधिकार आंदोलन की नींव रखने वाली महिला मानी जाती हैं, या उन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखी है। नारीवाद पर एक शास्त्रीय रचना इनकी मानी जाती है। एक मार्क्सवादी नारीवादी थी, या उनने राइट्स ऑफ मेन फ्रांसीसी क्रांति के पक्ष लेते हुए बुक लिखी है। सो इनके बारे में अगर हम देखें, जो इसमें से पूछा गया है कि सही नहीं है, उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हम सी यहाँ पर मार्क करेंगे कि वो एक मार्क्सिस्ट फिलोसोफर नहीं थी, वो एक फेमिनिस्ट थिंकर थी, लेकिन मार्क्सवादी धारा से बिलोंग नहीं करती थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर अगर हम जाते हैं, क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? मैकियावेली का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था द प्रिंस किस वर्ष में आया था? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको बुक्स के ईयर्स याद रखने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
1532 यानी कि 1532 में जो बुक आई थी इनकी, उसको प्रकाशित किया गया था, द प्रिंस को, है ना। तो ये बाकी के आप एलिमिनेट कर सकते हैं और ये आपको रिमेंबर होना चाहिए जब आप बुक्स पढ़ते हैं। मैकियावेली की बहुत ही फेमसली आपके थिंकर्स माने जाते हैं मैकियावेली। और 69 का जो आंसर आ जाता है बी निकलकर यहाँ पर सामने आ जाता है। आगे बढ़ जाते हैं 17th क्वेश्चन पर, जिसमें कि राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। जॉन रॉल्स द्वारा 1981 में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ग्रंथ यानी कि पुस्तक या पब्लिश्ड की गई थी इनकी 1981 में। या रॉल्स ने समाज में जो वितरणात्मक न्याय की समस्या को हल करने का प्रयास किया। So, with reference to the political philosopher John Rawls, which of the following statements are correct? यानी कि सही बताना है आपको। A Theory of Justice टाइटल बुक was published in John Rawls in 1981। इस पे गौर करिएगा। साथ में Rawls tried to resolve the problem of distributive justice in society। समाज के रिलेटेड इन्होंने अपनी थ्योरी दी है जॉन रॉल्स ने, जो समाज में जो न्याय है उसके बारे में दी है अपनी थ्योरी। और इसका आंसर जो 70वां आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। समाज में वितरणात्मक न्याय की समस्या को हल करने का इन्होंने प्रयास किया है। लेकिन जो इनकी बुक आती है जॉन रॉल्स की, वो बुक का आपका जो सन है यहाँ पर वो गलत दिया गया है। ये बुक आती है 1971 में, नॉट 1981 में, है ना। इसको आप गौर करिएगा तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात यहाँ पर की गई है तो ये 71 की बुक है, 81 की बुक नहीं है। सो इसमें नीचे से आपको यहाँ पर देखना होगा ओनली बी, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होगा इसके रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर कौटिल्य की जो सप्तांग थ्योरी है उसकी बात आपसे की गई है। कौटिल्य ने जो सप्तांग थ्योरी आपको दी है वो कौटिल्य ने अपनी शास्त्रीय रचना यानी कि इकोनॉमिक्स, है ना, उसमें जो किस अधिकरण या अध्याय में राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी कि उसकी बात या उसका प्रतिपादन किया है। द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट वाज propounded by Kautilya in which of the following अधिकरणा चैप्टर ऑफ हिज क्लासिक बल्क एज नॉन अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र बुक की बात यहाँ पर हो रही है। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता देती हूँ, अधिकरण जो आपकी अर्थशास्त्र बुक है इसमें 15 अधिकरण है यहाँ पर, और इनको डिवाइड किया है 15 अधिकरणों को इस तरीके से कि जहां पर सारी बातें यहाँ पर की गई हैं अर्थशास्त्र में। सबसे प्रथम अधिकरण की अगर हम बात करें तो इसमें आपके राजा से संबंधित बातें यहाँ पर अर्थशास्त्र में करते हैं कौटिल्य, जहां पर राजा, प्रशासन व्यवस्था, इसकी बात यहाँ करते हैं, है ना। और पंचम अध्याय की बात अगर हम करें तो पंचम में ये क्या बात करते हैं, 5वें में जो मंत्री से रिलेटेड है, मंत्रियों की बात यहाँ पर की गई है, उनके वेतन और जो कर्म जो आपके आयोग या विभाग है वहां पर उनके बारे में बातें आपके पंचम अध्याय में की गई है। षष्ठ जो कि छठा आपका अधिकरण है, ये आपका राइट ऑप्शन भी है। छठे अध्याय में आपका सप्तांग सिद्धांत दिया गया है आपका अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा, है ना। 15वां अधिकरण जो आपका आप कह सकते हो एक तरह से कॉन्क्लूजन है, कॉन्क्लूजन कह सकते हैं या समीक्षा करता है आपका 15वां अधिकरण आपके पूरे अर्थशास्त्र की, है ना। आपकी एक समीक्षा के तौर पर 15वां अधिकरण इसका बात करता है। सो आप अगर देखें इसका राइट आंसर इधर मैं मार्क कर देती हूँ, 6th अधिकरण यानी कि छठा यानी षष्ठ अधिकरण में बात की गई आपके अर्थशास्त्र में सप्तांग थ्योरी की, जो कौटिल्य का फेमसली नॉन वर्क है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन 73rd क्वेश्चन, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में विचार कीजिए और निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तिलक को उनके इस कथन के लिए जाना जाता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आपने बचपन से ही सुन रखा होगा, आप जब अपने स्कूलिंग कर रहे होंगे, इसके बाद कॉलेज कर रहा होगा, इसके बाद में आपने जो स्टडीज की हैं, ये जो आपकी स्टेटमेंट है यानी कि तिलक इज नोन फॉर हिज स्टेटमेंट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये उनका ही द्वारा दिया गया स्टेटमेंट बहुत फेमस है। तिलक ने स्वराज की प्राप्ति के लिए समर्पित ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की सहयोग किया था, यानी कि इसमें इन्होंने किया था, फाउंडेशन में इसको हेल्प किया था फाउंड करने में।
इसकी फाउंडिंग में। तिलक ने 2 साप्ताहिक, मराठी में केसरी, अंग्रेजी में मराठा निकाला। ये बहुत ही सही बात है क्योंकि इन्होंने ये 2 तरीके के इन्होंने निकाले थे। स्टार्टेड 2 वीकलीज केसरी इन मराठी, जिसका नाम केसरी था वो मराठी भाषा में था, दूसरा मराठा जिसका नाम था वो आपका इंग्लिश भाषा में था। इसको याद रखिएगा, नहीं तो आप ये गलत कर दें कि जो साप्ताहिक मराठी था वो आपका अंग्रेजी में या मराठा आपका मराठी में होगा। इस तरीके से नहीं है, ये दोनों ही याद रखने आपको। तिलक भारतीयों को राष्ट्रीयता की शिक्षा देने के लिए पाश्चात्य प्रणाली के स्कूल कॉलेजों को खोलने के खिलाफ थे। तो ये सारे ही स्टेटमेंट अगर आप देखें तो 73rd के अनुसार हम चलें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी आपके सही हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऑप्शन नंबर डी में ही ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, आपको ये नोटिस करना होगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में ही ये दे दिया गया है, अगर आप डी ऑप्शन कर देते चूज तो इसमें 3 ही ऑप्शन थे, आपका ये आंसर गलत हो जाता। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर, जहां पर क्वेश्चन है आपसे, जब किसी व्यक्ति को दुनिया के साथ अपने रिश्तों का एहसास नहीं होता है तो वह एक जेल घर में रहता है जिसकी दीवारें उसके लिए पराई हैं, है ना। ये स्टेटमेंट किसका है? व्हेन अ मैन डज नॉट रियलाइज हिज किनशिप विद द वर्ल्ड ही लिव्स इन अ प्रिजन हाउस whose walls are aligned to him. This statement was given by whom? यानी कि किसने कहा है? इससे हम रिलेट कर सकते हैं कौटिल्य, अरविंदो, वी.डी. सावरकर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस तरीके की बातें की गई हैं जो कि एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमको ले जाती हैं, जिसमें ये बातें कर रहे हैं कि दुनिया के साथ, ये कीवर्ड्स आप देखिए, दुनिया के साथ रिश्ते, एहसास, यानी कि जो इस तरीके स्पिरिचुअल बातें जो इन्होंने की हैं, इस तरीके की बातें ना तो कौटिल्य ने की है। हाँ, आप अरविंदो को अगर देखेंगे तो अरविंदो भी इस तरीके की कुछ थॉट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रेडिकल थॉट्स इनके हैं, है ना, रेडिकल थॉट्स हैं इनके। इस तरीके से बात अगर देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें कि पेरियार के बारे में आपको क्वेश्चन किया गया है। निम्नांकित में से उनको आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पेरियार संबोधन उनके प्रशंसकों द्वारा, अनुयायियों द्वारा दिया गया है, ये डेफिनेटली राइट है आपका। पेरियार का अर्थ होता है महान पिता, अत्यंत सम्माननीय व्यक्ति। पेरियार ने समाज में असमानता, सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए सत्याग्रह आरंभ किया, ठीक है। वर्णाश्रम धर्म पर आक्रमण करने के लिए स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। जैसे ही आप पेरियार की बात करते हैं तो इनके थॉट्स माइंड में आपके आ जाने चाहिए। इन्होंने किस तरीके के विचार दिए हैं, इनको पेरियार किसने कहा, इनको इसका अर्थ क्या होता है पेरियार का, ये सभी थ्योरीज में मैं आपको कवर करा रही हूँ। आप थिंकर्स पढ़ रहे हैं हमारे WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसमें कि आपको ये पेरियार का भी पढ़ने को मिलेगा और इनके बारे में डिटेल डिस्कशन होती है हमारी क्लासेस में, लाइव लेक्चर्स में। आप उसको अटेंड कीजिए, आपके ये सारे डाउट्स अगर होते भी हैं तो क्लियर हो जाएंगे। सो ही वॉज गिवन द टाइटल पेरियार बाय हिज एडमायर्स और फॉलोअर्स, राइट है। पेरियार मीन्स ग्रेट फादर, और मतलब ग्रेटली ऑनरेबल पर्सन जिसको हम कहेंगे, तो उसका पेरियार का हिंदी अर्थ ये होता है। पेरियार लॉन्च्ड सत्याग्रह फाइटिंग अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड सोशल इविल्स इन द सोसाइटी, ये भी बहुत ही राइट बात है जो कि इनके द्वारा की गई है। ही लॉन्च सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ाऊंगी आपको। आप या हमारे ऐप पर आप जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि इसके बारे में वर्णाश्रम के विरोध में पेरियार बात करते हैं। इन्होंने अटैक किया है वर्णाश्रम व्यवस्था पर, या फिर आपका स्वाभिमान आंदोलन चालू किया था वर्णाश्रम धर्म के खिलाफ। तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बात इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट्स हैं सभी राइट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आपके MP सेट पॉलिटिकल साइंस 2024 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें सेट ए को हमने डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज आपकी जारी रहेगी। आज हमने इन क्वेश्चंस की पूरी डिटेल में डिस्कस किया। ऑप्शंस के बारे में भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है। आप फटाफट से मेहरा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपकी सारी डाउट्स जो भी हैं क्लियर हो जाएंगे। हम आपकी जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं। कॉन्टेक्ट नंबर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया उस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए और अपने कोर्स को, अपने सपने को पूरा कीजिए, जो कि आपको MP सेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दिला सकता है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में जो आगे के क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो कवर कराऊंगी, आपको PYQs के थ्रू ही आपकी प्रिपरेशन को मजबूत कराऊंगी। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।